गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या हैं। मानव कान को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले आउटर ईयर, फिर मिडल ईयर और फिर इनर ईयर। ऑडिटरी सेंसेशन। ऑडिटरी सेंसेशन क्या होता है? कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। सुनने की संवेदनशीलता व्यक्ति को कान के द्वारा होती है। मनुष्य के कान को आवाज की दुनिया का द्वार कहा जाता है। यह व्यक्ति का एक ऐसा श्रवण का साधन है जो वातावरण में उपस्थित ध्वनियों को हमारे मस्तिष्क तक ले जाने में मदद करता है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, ध्वनि किस प्रकार की है, ध्वनि के श्रवण का समय क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे कान के कारण आसानी से मिल जाता है। कान हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। कान की रचना व बनावट अत्यंत जटिल होती है। विभिन्न उद्दीपकों से निकली ध्वनि तरंगे हमारे कान को उत्तेजित करती हैं। ध्वनि तरंगों की गति 100 फुट प्रति सेकंड होती है। यह ध्वनि तरंगे हवा से होते हुए जब हमारे कान में प्रवेश करती हैं तो कान में स्थित ग्राहक यानी रिसेप्टर्स उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे उद्दीपक की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है। जब व्यक्ति को ध्वनि की संवेदना का अनुभव प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हमारे कान पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालती हैं। यह देखा गया है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रति सेकंड की ध्वनि तरंगे ही मनुष्य के कान को प्रभावित करती हैं। इस सीमा से अधिक या कम की ध्वनि तरंगे व्यक्ति को सुनाई नहीं देती। ध्वनि की तीव्रता का मापन पर्दे पर पड़ने वाले दबाव के द्वारा किया जाता है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स, सुनने से संबंधित ग्राहक। हमारे श्रवण संबंधी ग्राहक कान हैं और ध्वनि तरंगों की अनुभूति कान की संरचना पर निर्भर करती है। मनुष्य के पास अगर कान ना होता तो वह वातावरण के सभी उद्दीपकों को न सुन पाता, न आनंद ले पाता और उसे इन उद्दीपकों को समझने में भी कठिनाई होती। मुख्यतः कान की रचना को 3 भागों में बांटा जाता है। एक्सटर्नल ईयर यानी बाह्य कान, मिडल ईयर मध्य कान, थर्ड इनर ईयर यानी आंतरिक कान। अब हम सबसे पहले आउटर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य कान, कान का वह इस हिस्सा है जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। बाह्य कान के निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले इसका जो सामने दिखाई देने वाला भाग है उसे हम पिन्ना कहते हैं। दूसरा ईयर कैनाल, तीसरा ईयर ड्रम। अब आउटर ईयर के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है पिन्ना, बाहर से दिखाई देने वाला वह भाग जिसे साधारण भाषा में कान कहा जाता है। यह सिर के किनारों पर स्थित होता है। यह कार्टिलेज से बना होता है। कान के नीचे से ऊपर को पतला होते हुए गोलाकार होते हैं। यद्यपि मानव के लिए श्रवण ग्राहक में इनका कोई काम नहीं होता, तथापि यह चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, जबकि पशुओं में इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब कुत्ते को दूर से सीटी की आवाज़ सुनाई देती है तो उसके कान आवाज़ वाली दिशा में मुड़ जाते हैं, अर्थात वह अपने पिन्ना को इस तरह घुमाता है ताकि वह अधिकतम ध्वनि तरंगों को इकट्ठा कर सके। इस प्रकार ये चारों ओर से आने वाली ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके वास्तविक कान की ओर पहुंचाता है। पिन्ना श्रवण स्थानीकरण में जरूर सहायता करता है। यह ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य श्रवण नली में पहुंचाता है।
सेकंड पॉइंट है ऑडिटरी कैनाल। बाह्य स्वर्ण नली एक ऐसी नहर होती है जो मध्य कान की ओर जाती है। यह टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसकी लंबाई 25 mm 25 mm तथा व्यास 7 mm यानी 7 mm होता है। इसमें भूरे रंग का एक स्राव या वैक्स होता है। इस नली की दीवारों में सेरिमिनल ग्लैंड होती हैं जो ये वैक्स उत्पन्न करती हैं। यह नली जिसमें सिबसियस ग्लैंड भी होती है जो तेल उत्पन्न करती है। इस वैक्स और तेल का काम नली को चिकना रखना होता है। बाहर से आने वाले धूल कण इसमें चिपक जाते हैं। इस तरह से ये धूल कणों और हानिकारक वस्तुओं से कान की रक्षा करती है। यह स्वर्ण नली कान के पर्दे की ताप यानी टेम्परेचर तथा आर्द्रता ह्यूमिडिटी में परिवर्तन से रक्षा करती है। तीसरा पॉइंट है ईयर ड्रम। बाह्य कान का क्षेत्र कान के पर्दे तक होता है। पर्दा एक ऐसी झिल्ली होती है यानी मेम्ब्रेन होती है जो बाहर से आ रही ध्वनि तरंगों के प्रति संवेदनशील होती है। बाहर से आने वाली ध्वनि तरंगे झिल्ली में कंपन उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार कान का पर्दा एक ऐसी झिल्ली है जिसमें ध्वनि के दबाव तरंगों यानी प्रेशर वेव्स ऑफ साउंड के प्रति प्रतिक्रिया करने पर स्पंदन होता है। बाह्य हवा से मध्य व आंतरिक कानों को सील करने का कार्य भी इस पतले व लचीले पर्दे का ही होता है। जब कान का पर्दा किसी ध्वनि तरंग द्वारा उत्तेजित होता है तो मूल तरंग यानी ओरिजिनल वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तथा आयाम एम्पलीट्यूड को बरकरार रखते हुए इस झिल्ली में स्पंदन यानी वाइब्रेशन होता है। दूसरे शब्दों में यह झिल्ली इस प्रकार स्पंदित यानी वाइब्रेट होती है ताकि मूल तरंग की आवृत्ति व आयाम वही बना रहे। नेक्स्ट है हमारा मिडल ईयर। पहले था हमारा आउटर ईयर के बाद में नेक्स्ट हमारा इस ईयर का पार्ट है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर 3 हड्डियां होती हैं। कान के पर्दे के साथ लगते हुए ही मिडल ईयर शुरू हो जाता है। मध्य कान हवा से भरा हुआ एक छोटा सा कक्ष होता है। इसमें 3 छोटी छोटी अस्थियां यानी ओसिकल्स होती हैं। इसके अतिरिक्त 2 पेशियां होती हैं। इन अस्थियों से संबंधित होती हैं और जो इन अस्थियों से संबंधित होती हैं और यूस्टेशियन नलिका भी इस भाग में अपना महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए होती है। इस भाग की 3 अस्थियां क्रमशः हैमर यानी हथौड़ा, निहाई इनकस तथा रकाब स्टेप्स के नाम से जानी जाती हैं। ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। पर्दे से हथौड़ा, हथौड़े से निहाई तथा निहाई से रकाब जुड़ी हुई होती है। अर्थात हैमर से इनक्यूस, इनक्यूस से स्टेप्स जुड़ी हुई होती हैं। ये 3 हड्डियां स्नायु संबंधित माला का लिगमेंट कनेक्टेड चेन का निर्माण करती हैं। हथौड़ा कर्ण पर्दे से जुड़ा होता है तथा रकाब आंतरिक कान की ओवल विंडो यानी अंडाकार खिड़की से जुड़ा होता है। ये हड्डियां कर्ण पर्दे से वायु से उठी स्पंदन को आंतरिक कान के द्रव्य माध्यम लिक्विड मीडियम तक भेजने में सहायता करती हैं। ये अस्थियां कर्ण पर्दे की अपेक्षा बड़े क्षेत्र से स्पंदन को रकाब की अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र तक स्थानांतरित करती हैं, जिसकी वजह से अंडाकार खिड़की ओवल विंडो पर दबाव
कर्ण पर्दे पर दबाव से कई गुना बढ़ जाता है। वायु दबाव में थोड़ी कंपन जो संपूर्ण क्षेत्र बड़े कर्ण पर्दे पर फैली होती हैं, आगे चलकर अंडाकार खिड़की यानी ओवल विंडो पर केंद्रित हो जाती है, जिसे आंतरिक कान के द्रव्य में कंपन संभव होती है। अब हम इसकी पेशियों के बारे में बात करेंगे जो इसके अंदर मसल्स पाई जाती हैं। दो पेशियां इस संवेदनशील क्रियातंत्र को निम्नलिखित या लो फ्रिक्वेंसी की उच्च ध्वनियों यानी लाउड साउंड्स के दबाव से बचाने के लिए कार्यरत होती हैं। इन्हें टेंसर मध्य कान का नेक्स्ट पार्ट है एस्ट्रेशियन ट्यूब। मध्य कान का अंतिम भाग कहलाता है एस्ट्रेशियन ट्यूब। कान के दोनों ओर वायुमंडलीय दबाव का संतुलन बनाए रखती है। यह नली निगलने, जम्भाई व खांसते समय थोड़ी देर के लिए खुलती है, नहीं तो प्राय यह बंद ही रहती है। इसके खुलने से बाह्य कान व मध्य कान की गुहा यानी कैविटी के बीच हवा के दबाव में संतुलन स्थापित होता है। एस्ट्रेशियन नली के अंदर की वायु ही कैविटी में वायु दबाव के में संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। यह एक ऐसी नली होती है जिसका दूसरा छोर गले में खुलता है, जिसके माध्यम से वातावरण से जुड़ी होती है। यह कर्ण पर्दे के दोनों तरफ दबाव को बरकरार रखती है। मध्य कान का दबाव तो तभी परिवर्तित होता है जब यह नली खुलती है। उदाहरण के लिए, जब हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, हमें लगता है कि हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, तो उस समय हमारे जो मुंह है ये एस्ट्रेशियन ट्यूब जो है ये खुलती है, और खुलने से जो कान के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर हमारे गले एस्ट्रेशियन ट्यूब के थ्रू हमारे गले में से निकल जाता है। इस प्रकार ये जो एस्ट्रेशियन ट्यूब है हमारे कान की रक्षा करती है। अब यहाँ पे मिडल ईयर है। मिडल ईयर की जो तीनों ग्लैंड्स हैं उसको दिखाया गया है इन डायग्राम्स के अंदर। सबसे पहले है मैल्यूस, फिर दूसरी है इनक्यूस, और इनक्यूस के बाद स्टेप्स, यानी पहली हथौड़ा, हथौड़े के बाद में है निहाई, और निहाई के बाद है रकाब, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर है बोन्स एंड मसल्स ऑफ मिडल ईयर। बोन्स और मसल्स यानी जो हमारा मिडल ईयर है उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स और मसल्स जुड़ी होती हैं। सबसे पहले पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं हम मैल्यूस। दूसरा है मैल्यूस लिगमेंट। मैल्यूस लिगमेंट ये ऊपर छोटे छोटे जो ये ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, इसे हम मैल्यूस लिगमेंट कहा जाता है। फिर सेकंड है हमारी थर्ड जो है इसके अंदर इनक्यूस, जो हमारी बोन है उसे हम कहते हैं इनक्यूस। इनक्यूस लिगमेंट ये यहाँ पे 4th नंबर पे दिखाई जा रही है। फिर है स्टेप्स मसल्स। स्टेप्स मसल जो है ये हमारा स्टेप्स मसल यानी 5th पॉइंट है, ये यहाँ पे है। फिर उसके बाद है स्टेप्स फुटपाथ, ये हमारा स्टेप्स फुटपाथ है। उसके बाद में हमारा है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम हमारा ये ईयर ड्रम कहलाएगा। ईयर ड्रम के बाद में हमारा है यूस्ट्रेशियन ट्यूब, ये हमारी यूस्ट्रेशियन ट्यूब है। उसके बाद है मैल्यूस मसल। मैल्यूस मसल्स ये हमारी मैल्यूस मसल है, जिसे हम टेंसर टिम्पैनी भी कहा जाता है। उसके बाद 10th पॉइंट है हमारी नर्व। नर्व्स कौन कौन सी हैं, ये इधर से हमारी जो है ये नर्व्स होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर। बोन्स एंड मसल्स ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर की बोन्स और मसल्स को यहाँ दिखाया गया है, डायग्राम के अंदर दिखाया गया है बोन्स और मसल्स को। ये है टेम्पोरल बोन्स, उसके बाद में है कॉन्ड्रिया टिम्पैनी, उसके बाद है एक्सटर्नल, उसके बाद है टिम्पैनिक, उसके बाद में यहाँ पे है स्टेपजिंग, और उसके बाद मैल्यूस, इनकस, बेस ऑफ स्टेप्स एट ओवल विंडो। यहाँ पे ये देखो ये है जो हमारा जो स्टेप्स है, स्टेप्स के नीचे की साइड पे जो है यहाँ पे ये हमारा ओवल विंडो है। फिर है यहाँ पे ये जो है ये हमारा टेंसर टिम्पैनी है। फिर ये हमारे स्टेप्स हैं, ये हमारा इनक्यूस है, ये हमारे स्टेप्स हैं।
और उसके बाद में जो है स्टेप्स मसल्स जो हैं, ये हमारे स्टेप्स मसल्स हैं। फिर ये हमारा जो है ये हमारा राउंड विंडो है। राउंड विंडो के बाद में है ऑडिटरी ट्यूब, ये ऑडिटरी ट्यूब है यहाँ पे, और ये टिम्पैनिक कैविटी है, ये ऑडिटरी ट्यूब है, और उसके बाद ये हमारी जो है टिम्पैनिक कैविटी कहलाएगी। नेक्स्ट मसल्स ऑफ मिडल ईयर, सबसे पहले है इसके अंदर स्टेप्स मसल। स्टेप्स मसल जो कि हमारी इनर वॉल ऑफ द पिरामिड, इनर वॉल ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की जो है इनर वॉल कहलाती है ये इसके अंदर दो तरह की पेशियां मसल्स होती हैं। इन संवेदनशील क्रियातंत्र में निम्नलिखित आवृत्ति लो प्रेशर की उच्च ध्वनियों लाउड साउंड्स के दबाव से बचाने के लिए ये कार्यरत होती हैं। इन्हें टेंसर टिम्पैनी तथा स्टेप्डियस के नाम से जाना जाता है। ये तो है हमारा स्टेप्डियस मसल्स। नेक्स्ट हमारा है टेंसर टिम्पैनी। टेंसर टिम्पैनी हथौड़ा को यानी हमर को नियंत्रित करती है, हैमर को नियंत्रित करती है, और स्टेप्डियस जो है वो हमारे स्टेप्स को नियंत्रित करती है, यानी हमारे ये हमारे स्टेप्स को नियंत्रित करती है। उच्च ध्वनियाँ लाउड साउंड्स के प्रति अनुक्रिया करते हुए ये दोनों पेशियाँ इस प्रकार संकुचित होती हैं ताकि अस्थियाँ यानी कि ओसिकल्स सही ढंग से अभियोजित हो जाएं, जिससे कि ओवल विंडो पर कंपन का आयाम घट जाए। ये पेशियाँ 1000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की लाउड साउंड्स के प्रति रिफ्लेक्स रिएक्शंस करते समय सिकुड़ जाती हैं, यानी उनके प्रति प्रतिवर्त प्रतिक्रिया करते हुए सिकुड़ जाती हैं। यह प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स ध्वनि तीव्रता साउंड इंटेंसिटी को 20 dB तक कम कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा है इनर ईयर। इनर ईयर यानी कि हमारा आंतरिक कान। आंतरिक कान बाह्य और मध्य कान से काफ़ी जटिल है। मानव आंतरिक कान एक जटिल संरचना है जिसमें कोकिला होती है। इस कोकिला के अतिरिक्त इसमें अंडाकार ओवल विंडो, राउंड विंडो, वेट्रिबल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे जैसा दिखाया गया है इनर ईयर में वेस्टिब्यूल, कोकिला, ऑडिटरी नर्व्स तथा सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। 4 पार्ट ऑफ द इनर ईयर। वेस्टिब्यूल, कोकिला। कोकिला के अंदर 3 प्रकार की जो है ट्यूब्स होती हैं, जिसे स्काला वेस्टिबुली, स्काला मीडिया, स्काला टिम्पैनी कहा जाता है। उसके बाद है ऑडिटरी नर्व्स और उसके बाद है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इन सभी में चारों ओर रिक्त स्थान होता है जिसमें पैरेलल तरल द्रव्य भरा होता है। कोकिला एक कुंडलित संरचना होती है। इस कर्णवत में 3 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें स्काला वेस्टिबुली, स्काला टिम्पैनी तथा स्काला मीडिया के नाम से पुकारा जाता है। स्काला वेस्टिबुली जैसे कि आगे डायग्राम में दिखाया गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। स्काला वेस्टिबुली अंडाकार खिड़की ओवल विंडो से प्रारंभ होती है। यह एक ऊपरी चैम्बर अपर चैम्बर होता है। यह स्काला टिम्पैनी नामक दूसरे चैम्बर से छेद से आदान प्रदान करती है। गोल खिड़की स्काला टिम्पैनी के दूसरे छोर पर स्थित होती है। स्काला वेस्टिबुली तथा स्काला टिम्पैनी दोनों पैरेलल द्रव्य भरा होता है। जो हमारा वेस्टिबुली है, स्काला वेस्टिबुली है और स्काला टिम्पैनी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारे पेरिफेरल नामक एक जो है द्रव्य भरा होता है। कर्णवत का तीसरा चैम्बर यानी कोकिला का हमारा तीसरा चैम्बर जो है वो है स्काला मीडिया।
के नाम से जाना जाता है। इस चैम्बर को कोक्लियर डक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। इस चैम्बर में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे एंडोलैम्फ का नाम दिया जाता है। यह तीसरा चैम्बर पहले दोनों चैम्बरों से आदान प्रदान नहीं करता। स्काला वेस्टिब्यूली तथा स्काला मीडिया के बीच जो झिल्ली पाई जाती है उसे रेसनर्स मेम्ब्रेन्स के नाम से पुकारा जाता है। हड्डीदार मॉड्यूल्स तो स्काला मीडिया के धरातल फ्लोर का काम करते हैं। स्काला टिम्पैनी तथा स्काला मीडिया के बीच जो झिल्ली पाई जाती है उसे वेसिलर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। वायु कंपन कर्ण पर्दे के दूसरे अस्थियों के माध्यम से स्टेप्स तक पहुंचती हैं जो अंडाकार खिड़की ओवल विंडो को प्रभावित करती है, जिसे स्काला वेस्टिब्यूली के पैरेलल में दबाव परिवर्तन होते हैं। यहाँ से लचीली रिस्नर्स झिल्ली के माध्यम से स्काला मीडिया के एंडोलैम्फ में दबाव परिवर्तन होते हैं। यहाँ से वेसिलर मेम्ब्रेन के मध्य से स्काला मीडिया में दबाव परिवर्तन स्काला टिम्पैनी को प्रभावित करते हैं। स्काला टिम्पैनी में दबाव परिवर्तन गोल खिड़की राउंड विंडो के ऊपर की झिल्ली के अंदर बाहर होने का कारण बनता है। वेस्लर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ग्राहक संरचना रिसेप्टर स्ट्रक्चर होती है जिसे ऑर्गन ऑफ कोटी का नाम दिया जाता है। जैसा कि इसे पहले हमारे डायग्राम में दिखाया गया था, ऑर्गन ऑफ कोटी, यहाँ पे ये रहा हमारा ऑर्गन ऑफ कोटी, जिसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं जो हमारी साउंड को अंदर तक, ऊपर हम ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटी में लोम हेयर सेल्स होते हैं जो स्वर्ण ग्राहक की भूमिका अदा करते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर की भूमिका अदा करते हैं। जब इनके भीतर के लोम कोश यानी हेयर सेल्स वेसिलर झिल्ली की गति यानी मूवमेंट के परिणाम स्वरूप प्रभावित होते हैं तो ऑर्गन ऑफ कोटी इस वेसिलर मेम्ब्रेन के कंपन को नाड़ी आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स में रूपांतरित कर देती है, चेंज कर देती है। ऑर्गन ऑफ कोटी टोनोटोनिक फैशन में संगठित होता है। ऑर्गन ऑफ कोटी वेसिलर मेम्ब्रेन के आधार से चोटी तक फैला होता है। वेस्ट्रल मेम्ब्रेन का आधार गोल खिड़की यानी राउंड विंडो तथा अंडाकार खिड़की के पास होता है। इस झिल्ली के आधार के पास के लोम कोश यानी हेयर सेल उच्च आवृत्ति के स्वर से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं। निम्न आवृत्ति के स्वर इस झिल्ली की चोटी के पास के लोम कोशों यानी हेयर सेल को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करते हैं। अब हम कान के स्ट्रक्चर्स के बारे में जान चुके हैं कि कान के कितने भाग होते हैं। कान के 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर तथा इनर ईयर। आउटर ईयर के फिर 3 पार्ट्स होते हैं, पिन्ना, कर्नली और ईयर ड्रम। फिर उसके बाद है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर 3 तरह की बोन्स होती हैं और 2 तरह की मसल्स होती हैं। उसके बाद में हमारा इनर ईयर है। इनर ईयर के अंदर कोकिला है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और वेस्टिबुलरी है आदि पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अब हम फंक्शंस ऑफ ईयर, ईयर के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमने कान के कार्यों का वर्णन इसकी संरचना के साथ साथ किया है। मोटे तौर पर से हम इसके कार्य का इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले ध्वनि तरंगे बाह्य कान में प्रवेश करती हैं। ये स्वर्ण कैनाल से होती हुई कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम को सक्रिय करती हैं। हैमर का यानी हथौड़े का संबंध
ईयर ड्रम से होता है और रकाब स्टेप्स का संबंध अंडाकार खिड़की ओवल विंडो के साथ होता है। यह अंडाकार खिड़की यानी ओवल विंडो ध्वनि को कोकिला तक पहुंचाती है। अंडाकार खिड़की का आकार कर्णपट यानी कोकिला से बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम पर छोटी गतियां अंडाकार खिड़की पर मैग्नीफील्ड दबाव से सारित होती हैं। अंडाकार खिड़की ओवल विंडो पर दबाव कोकिला के द्रव्य की गति पैदा करता है। द्रव्य में दबाव परिवर्तन वैसिलर झिल्ली को प्रभावित करती है। वैसिलर झिल्ली पर ऑर्गन ऑफ कोटी स्थित होती है। वैसिलर झिल्ली का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ऑर्गन ऑफ कोटी के लोम कोश यानी कि हमारे हेयर सेल्स जो हैं नामक ग्राहकों को उत्तेजित करता है। ये ग्राहक ऑडिटरी नर्व से जुड़े होते हैं। श्वसन नाड़ी के रास्ते से पाथ से होता हुआ यानी हमारा जो ही सेंसेशन है हमारे नाड़ी के यानी नर्व्स के पाथ से होते हुए दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जाते हैं। ये टेम्पोरल लोब तक पहुंचते हैं जहां श्वसन संवेदना होती है। मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुनने की क्षमता रखता है। इस प्रकार हमारे कान श्वसन संवेदना में कार्यरत होते हैं। थैंक यू।